हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, या फिर आप इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है पूरा सिंपल पास्ट के बारे में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। पहले तो समझेंगे सिंपल पास्ट होता क्या है, वैसे आपको आइडिया होगा ही, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें जो अगर आपको डाउट होंगे वो सभी क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन सीखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कि हमें कैसे ये बनाने होते हैं। फिर लास्ट में हम यहाँ पे अपने कुछ प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं कुछ ट्रांसलेशन, तो हम इन ट्रांसलेशन को भी बनाएंगे और इनमें बारीकियों को ध्यान, इनमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी हम ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये अपना 8वां लेक्चर है। इससे पहले अपने प्रेजेंट के जो टेंस रहे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके पूरे जो ट्रांसलेशन की सीरीज है, पूरे टेंस की जो सीरीज है उसको आप क्या है कि पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो इस टेंस को पहचानने का यही तरीका होता है कि अंत में जैसे या होगा या फिर ई होगा या ये या ता था, ते थे, ती थी। जैसे उसने कल मुझे एक कलम दिया, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिया। उसने आपको एक कलम दिया है। वैसे ही है, मैं पिछले वर्ष इस घर में रहता था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ता था। जैसे यहाँ से आपको ता था दिख गया, वैसे यहाँ पे गया आ गया, या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी काम जस्ट कुछ समय पहले, जब हम जैसे बात करेंगे कि पिछले समय, कल, जब हम कल के बारे में बात कर रहे हो या फिर एक मतलब बीते हुए कल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये पास्ट टेंस के बारे में काम तो बीत चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ मैंने कल अपना पाठ याद किया। मैंने कल अपना पाठ याद किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने अपना जो पाठ है काम याद करने का, वो कल कल याद किया था। वैसे ही यहाँ पे आपको एक डाउट ये हो सकता है, मैं गत वर्ष इस घर में रहता था, मतलब मैं पिछले वर्ष इस घर में रहता था, लास्ट ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे गत वर्ष से आपको ये नहीं चले जाना है कि 1 साल की बात हो गई, बस आपको ये ध्यान देना है कि पिछले वर्ष की बात हो रही है, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया है। यानी कुछ समय ही बीता हो किसी काम को हुए, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। अफर्मेटिव का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस के, तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म जो होता है, वर्ब के 3 फॉर्म होता है ना, आपको पता होगा। जैसे होता है कि क्या होता है यहाँ पे गिव है ना, गिव है, तो गिव, गेव, गिवन, ये 3 आपको फॉर्म होते हैं। मैंने बताया था कि आप एक बार गूगल से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म जो है यूज होती है। जैसे गिव का होता है गिव, गेव, गिवन, तो हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करी है, जो सेकेंड नंबर पे आता है गेव। ठीक है, अब गेव क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा वी लर्न आवर लेसन, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लर्न मतलब देखिए लर्न होता तो हम ये जानते कि फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन टी जो आ गया लर्न, ये सेकेंड फॉर्म हो जा रही है। और इससे हमें तुरंत, जब भी हम इंग्लिश में ऐसा देखें कि लर्न दिया हुआ, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता कि सी राइट अ लेटर टू हर फादर, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने पिता को पत्र लिखती है। सी राइट्स होता है, सी राइट्स अ लेटर टू हर फादर, बट यहाँ पे रोट लिखा हुआ है, सी रोट अ लेटर टू हर फादर, मतलब एक पत्र लिखा, मतलब ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। तो हमें किस पे फोकस ज़्यादा देना है, हमें फोकस देना है जो वर्ब है। जैसे गेव, लिव, वेंट, गेव, लिव्ड, वेंट और लर्नड, रोट और मेड। ठीक है, तो हमें वर्ड जो है, वर्ब पे जब क्रिया जो है, काम जो हो रहा है, उस पर फोकस करेंगे तो हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सा टेंस है। और वैसे ही सेम अपोजिट हमें करना है। जब भी हम हिंदी के ट्रांसलेशन को इंग्लिश में बना रहे हो, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम वर्ब का फॉर्म यूज करें, तो ये सेकेंड फॉर्म रहना चाहिए। और ये सेकेंड फॉर्म कब रहना चाहिए, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हों। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जब हम पहचानना हुआ,
तो सेकेंड फॉर्म को देख के हम पहचानेंगे कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फिर जो भी टेंस है किस टेंस का है, हम यहाँ पे इसके वर्ब को देख के पहचानेंगे। अब इसमें देखिए वर्ब में तो सेकेंड फॉर्म आ ही रहा है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे होता है ना कि ही हैज, ही इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, इस टाइप की कोई सेंटेंस कोई जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म देखने के लिए मिल रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम यही टेंस निगेटिव में आते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम डिड का प्रयोग करेंगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और डिड के साथ जो है फ्रेंड्स नॉट का भी प्रयोग जब हम करते हैं, डिड नॉट, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस को जो है ना, या जैसे यहाँ पे इसमें किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज हो नहीं रही है, तो लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम निगेटिव में आते हैं तो हम डिड का प्रयोग करते हैं, तो सिंपल नॉट नहीं लिखते हैं, डिड नॉट लिखते हैं। और जैसे ही हम डिड नॉट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे प्लेड होना मतलब जो सेकेंड फॉर्म रहता है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब निगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट का यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दो बातों का ध्यान रखना है, डिड का प्रयोग करना है और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और जब कभी नहीं का इंग्लिश मैंने लिख दिया तो फिर उसे दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे यही है, बस आपको ध्यान जो देना है वो ये देना है कि जब हम इंडेफिनिट का टेंस बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। वाज वर का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है, जैसे था यहाँ पे था दिख रहा है आपको, दिल्ली गया या फिर रहता था, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, बस इतना ध्यान दीजिए, सेकेंड फॉर्म यूज होगा। और यहाँ निगेटिव में जब आएंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म, ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब यही जो है ऐसे ही हम इंटेरोगेटिव में आएंगे तो हमें इंटेरोगेटिव में भी डिड का ही प्रयोग करना है और फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। मतलब अभी तक दो रूल है, या तो हम सेकेंड फॉर्म में जाएंगे, मतलब सिंपल सेंटेंस रहेगा तो क्या है कि डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग करेंगे, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आएंगे तो डिड का प्रयोग करेंगे। डिड के साथ, जब डिड आ गया तो डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। समझ गए आप? जब भी डिड आ गया तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, इतना आपको ध्यान रखना है कि अब मैं यहाँ पे एक एक रूल दोनों के लिए बता रहा हूँ, फिर से आपको कन्फ्यूजन ना रहा। जब सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के जब हम बारे में बात करेंगे तो सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। और जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव का भी बनाएंगे तो भी डिड का ही प्रयोग होगा, डिड का। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा। इससे पहले मैंने आपको इंटेरोगेटिव में कई बार बता चुका है कि जैसे यहाँ पे क्या क्या जब पहले आए तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होता है, लेकिन जब बीच में आए तो पहले जो बीच में आ रहा है ना उसकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहाँ का इंग्लिश वेयर, किसकी इंग्लिश हुज और क्यों का इंग्लिश वाई लिखा गया है। और कितने लड़के हाउ मेनी, तो यहाँ पे कितने लड़के हाउ मेनी बॉयज यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सारे जो रूल हैं वो मैंने कवर कर लिया प्रेजेंट में, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे अभी हम चलते हैं अपना पहला ट्रांसलेशन करने। तो ये है, मैंने अपने भाई की सहायता की। देखो यार, यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान नहीं देना है, ना ही दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है डिड का, अगर निगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा तो। अगर सिंपल में है यहाँ पे, ये देखो मैंने अपने भाई की सहायता की, क्या यह निगेटिव या क्या यह निगेटिव है, मतलब नकारात्मक वाक्य है? नहीं है, तो डिड का प्रयोग नहीं होगा। इंटेरोगेटिव है? नहीं है, तो डिड का प्रयोग नहीं होगा। मैंने अपने भाई की सहायता की, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता, किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं होता। बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। तो मैंने का इंग्लिश हुआ आई
और यहाँ पे सहायता की बात हो रही है, जो काम है यहाँ पे सहायता का काम किया जा रहा है, तो सहायता का हेल्प होता है और सेकंड फॉर्म होता है हेल्प्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड। तो आई हेल्प्ड माई ब्रदर, ठीक है, आई हेल्प्ड माई ब्रदर। यहाँ पे मैंने सारे सेंटेंसेस उसको ले लिया, मतलब यहाँ से क्रॉप करके यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ। तो आई हेल्प्ड माई ब्रदर। अब देखिए राम ने कभी ऐसे, राम ने कभी झूठ नहीं बोला, राम ने कभी झूठ नहीं बोला। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कभी नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है, कभी नहीं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे डिड का प्रयोग होगा? नहीं। मैंने बताया कि कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कभी नहीं की इंग्लिश पहले ही मैंने बता दिया, कभी नहीं, नेवर नहीं की इंग्लिश आ चुकी है। तो हम डिड नॉट का प्रयोग क्यों करेंगे जब हमने पहले ही नेवर लिख दिया है। तो राम ने कभी झूठ नहीं बोला, राम नेवर टेल अ लाई। जब भी यहाँ पे नेवर का प्रयोग होता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जैसे डिड नॉट में होता है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था। हाँ, यदि सेंटेंसेस में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, सेकेंड फॉर्म हम लिखते हैं। वाक्य नंबर 3 देखिए, मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया है नेवर के साथ, मतलब डिड नॉट का प्रयोग नहीं कर रहा है, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म लगा दिया है। तो फिर हम यही सेम चीज यहाँ पे करेंगे, राम नेवर, और क्या है, राम ने कभी झूठ नहीं बोला। तो टेल अ लाई का मतलब होता है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन हमें इसको बनाना है पास्ट में। तो हम क्या करेंगे, टोल्ड, टेल का होता है टोल्ड, तो राम नेवर टोल्ड अ लाई। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में बन चुका है, क्योंकि हमने टेल को कर दिया है टोल्ड। तो राम नेवर टोल्ड अ लाई, राम ने कभी झूठ नहीं बोला, राम नेवर टोल्ड अ लाई। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। थर्ड, अब हम चलते हैं अपने पे, क्या कल तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। अब हमें देखना है यहाँ पे क्या का भी प्रयोग हुआ है और नहीं का भी प्रयोग हुआ है, दोनों चीज है, पर डरना नहीं है, सिंपल है। पहले तो हम देखेंगे कि क्या आ गया, जैसे ही क्या आ गया सबसे पहले क्या क्वेश्चन बन रहा है, तो हम सबसे पहले तो डिड लिख देंगे, डिड 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 हो गया। कल तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में, मतलब तुमने के बारे में। तुमने का इंग्लिश हो गया यू, ठीक है। अब यू के बाद हमको क्या करना है, डिड यू नॉट, ऐसे होता है। अपना स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, फिर जो बाकी जो चीज बचा हुआ उसे हम लिख देते हैं। तो जब क्वेश्चन मार्क आ गया है यहाँ पे, तो पहले हम डिड लिख देंगे, फिर बीच में सब डिड नॉट के बीच में हम जो काम कर रहा है उसको लगा देते हैं, ठीक है। जब भी हम ऐसा देखो यहाँ पे क्या और नहीं, जब दोनों चीज आ जाए, ऐसा कुछ आता है, तो हम पहले तो क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश लिखेंगे, क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और नहीं का नॉट होता है, उसके बीच में जो काम कर रहा होता है उसको हम ला देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया डिड यू नॉट, डिड यू नॉट, यहाँ पे जो काम कौन कर रहा है, यू, तुमने, तो तुमने को हमने ला दिया बीच में, डिड यू नॉट। इतना तक तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि ऐसा हमेशा होता है। अब यहाँ पे किस चीज की बात कर रही है, पाठ याद करने की, तो लर्न योर लेसन, और कल के बारे में बात हो रही है तो लर्न योर लेसन स्टडी। तो डिड यू नॉट लर्न योर लेसन स्टडी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन लिखा हुआ है, ऐसा सेकेंड फॉर्म होता तो लर्न होता, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रयोग किया है डिड का प्रयोग किया है, इसलिए डिड यू नॉट लर्न योर लेसन स्टडी, ठीक है। स्टडी मतलब कल, बीता हुआ कल। अब अपना हम नेक्स्ट सेंटेंस जो उसे देखते हैं, और वो ये है, मेरे पिताजी 2 साल दिल्ली में रहे। माई फादर, मेरे पिताजी, लिव्ड इन दिल्ली 2 years। आप बताइए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सही है, माई फादर लिव्ड इन दिल्ली 2 years, ये जो सेंटेंस है वो सही है। तो फ्रेंड्स माई फादर आ गया, ठीक है, मेरे पिताजी, लिव्ड आ गया, ये जो सेकेंड फॉर्म आ गया, मतलब पास्ट के बारे में मैंने बता दिया कि हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं।
इन दिल्ली बता दिया कि दिल्ली में रह रहे थे। लेकिन 2 ईयर्स डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता है फ्रेंड्स, बीच में हमें कुछ यूज करना होगा और वो है फॉर का हम प्रयोग करेंगे फॉर 2 ईयर्स। मैंने बताया कि जैसे सिंस का प्रयोग जब हम करते हैं, सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 PM, A PM, संडे, मंडे, ऐसे जो होता है एकदम फिक्स टाइम के बारे में बात हो रही है, पॉइंट की बात हो रही है, मतलब उसी दिन एकदम फिक्स जब बात हो रही हो तो हम बात करते हैं सिंस, मतलब यूज करते हैं सिंस। लेकिन जब हम बोले कि 2 साल से, 7 दिनों से, ठीक है, ऐसे 2 महीनों से, तो हम एक क्या बात कर रहे हैं, समय ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक ड्यूरेशन, ना मतलब एक फिक्स पॉइंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जब हम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो फॉर का प्रयोग होता है। माई फादर लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। अभी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5वां है कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। सबसे पहले अब देखो यार, यहाँ पे ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, क्यों, तो हमने लिखा वाई, वाई, क्योंकि इंग्लिश हमने लिखा वाई। उसके बाद वाई के बाद हम लिखते हैं तुरंत डिड को और उसके बाद सब्जेक्ट को। तो हम यहाँ पे बात किसके कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में, तो वाई डिड यू। अब यहाँ पे नहीं भी है तो यहाँ पे मैंने ये जो बताया है ये सेंटेंस कि डिड और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आएगा, इतना तो आपको पता होगा ना, मैंने बताया है ऊपर, यहाँ पे बताया डिड यू नॉट, तो यहाँ पे वाई सबसे पहले आ गया और वाई के साथ आ गया डिड यू नॉट। क्यों, मतलब देखिए यहाँ पे हमने वाई सबसे पहले इंग्लिश लिखा, क्योंकि इंग्लिश लिखा वाई। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब जो है अपना उसको लगाया डिड को, तो वाई डिड आ गया। लेकिन उसके बाद डिड के बाद हमें क्या लगाना था, नॉट, नहीं को, ठीक है। लेकिन नॉट जैसे लिखेंगे उसके पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट आना चाहिए। तो वाई डिड यू नॉट, ऐसा कंप्लीट हो गया है। अब हम लिखेंगे तुम स्कूल क्यों नहीं आए, नॉट, यहाँ पे स्कूल आना का होता है कम, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टरडे, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टरडे, स्टरडे मतलब कल, पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th पॉइंट, कल सीता ने एक गाना गाया, कल सीता ने एक गाना गाया। तो यहाँ पे ये क्या है, सॉरी मैंने ये क्या नहीं पढ़ा, क्या कल सीता ने एक गाना गाया, क्या कल सीता ने एक गाना गाया। अब यहाँ पे ये जो है इंटेरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें किसी नकारात्मक बात नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्या कल सीता ने एक गाना गाया, और सबसे पहले क्या आया है, तो सबसे पहले अगर जब भी क्या है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो डिड सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सीता, सिंग अ सॉन्ग स्टरडे, ये सिंपल है। कल सीता ने एक गाना गाया, क्या कल डिड सीता सिंग अ सॉन्ग स्टरडे, इसमें कुछ रूल बताना नहीं है। 7th, मेरी दादी ने कल एक मनोरंजक कहानी सुनाई, मेरी दादी ने कल एक मनोरंजक कहानी सुनाई। तो सबसे पहले यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मेरी दादी, मतलब बात किसकी हम कर रहे हैं, मेरी दादी के बारे में। तो मेरी दादी ने कल एक मनोरंजक कहानी सुनाई, तो हम मेरी दादी का सबसे पहले लिख देंगे माई ग्रैंड मदर, ठीक है, माई ग्रैंड मदर। अब ये सिंपल सेंटेंस है, तो जब सिंपल है तो सेकेंड फॉर्म भी आएगा, टेल का हो जाएगा टोल्ड, माई ग्रैंड मदर टोल्ड। अब यहाँ पे क्या है, एक मनोरंजक कहानी सुनाई, मनोरंजक का हो जाएगा इंटरेस्टिंग और स्टोरी, इंटरेस्टिंग मतलब मनोरंजक, इंटरेस्टिंग स्टोरी, माई ग्रैंड मदर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमने एन का प्रयोग किया है, ए का नहीं, और एन का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि आई से जो अपना वर्ड है वो आई से स्टार्ट हो रहा है। अब 8th जो है, हरी कल अपने भाई को देखने कलकत्ता गया, हरी कल अपने भाई को देखने कलकत्ता गया। तो काम ये तो सिंपल है, पहले तो हम देख लेते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। जब ये सिंपल है तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी जरूर आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है, कल अपने भाई को देखने कलकत्ता गया, हरी कल अपने भाई को देखने कलकत्ता गया।
अब देखो यार यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो उसने देखने भी गया है, दूसरा मतलब पहला तो उसने देखा है, मतलब एक तो देखा है और एक गया है। मतलब एक देखने के लिए अपने भाई को गया है, सॉरी एक देखने गया है, मतलब काम जो है वो देखने का कर रहा है, दूसरा काम जाने का कर रहा है, कलकत्ता जाने का, यानी गया। तो दो काम हो गया ना, देखना भी और गया भी। तो इसमें मेन कौन है? मेन ये है कि वो गया है कलकत्ता, तो जो मेन होगा उसमें हम V2 प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब देखो ना यार, गया किसके, गया बात गया में ही पता चल गया कि V2 मतलब V2 में हम जो है V2 का प्रयोग गया के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, हरी वेंट मतलब गो मतलब जाना, और गो का होता है गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो हमने वेंट लगा दिया। ठीक है, क्यों? हरी वेंट कोलकाता, हरी कल अपने भाई को देखने कलकत्ता गया, हरी वेंट कोलकाता। अब यहाँ पे एस्टरडे टू सी हिज ब्रदर, हरी वेंट कोलकाता एस्टरडे। अब देखो यहाँ पे एस्टरडे का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ये पहले काम के बाद भी हो सकता है या फिर पहला दूसरा दोनों काम के बाद भी हो सकता है। अगर आप चाहते ऐसे लिखना, हरी वेंट कोलकाता टू सी हिज ब्रदर एस्टरडे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरी वेंट कोलकाता टू सी हिज ब्रदर एस्टरडे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे था वैसे ही हम रहने देते हैं, हरी वेंट कोलकाता एस्टरडे टू सी हिज ब्रदर। दोनों में कोई खराबी नहीं है, आप दोनों सेंटेंस जो है दोनों करेक्ट है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नाइन्थ वाक्य के बारे में। नाइन्थ है, तुम कल शाम खेलने क्यों नहीं आए। अब तुम कल शाम खेलने, बात यहाँ पे खेलने की भी हो रही है और आने की भी हो रही है, पर मेन क्या है, आने की बात हो रही है। देखो यहाँ पे आए मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट में कौन है, आने वाला काम, तो हम यही कहेंगे, तुम कल शाम खेलने क्यों नहीं आए, वाई डिड यू नॉट। ठीक है, वाई डिड यू नॉट कम एस्टरडे इवनिंग टू प्ले। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे हमने क्या है कि केम का प्रयोग नहीं किया है, कम केम कम होता है, बट हमने यूज किया है कम। कम क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज कर दिया डिड का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वाई डिड यू नॉट कम एस्टरडे इवनिंग टू प्ले, यहाँ पे क्या है, एस्टरडे इवनिंग मतलब कल शाम। ठीक है, वाई डिड यू नॉट कम, अब ऐसा आप कोई लिखना चाहता तो भी सही है, वाई डिड यू नॉट कम टू प्ले एस्टरडे इवनिंग, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही माना जाएगा, वाई डिड यू नॉट कम टू प्ले एस्टरडे इवनिंग। ठीक है, इसमें दोनों में कोई खराबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो यूज करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 10th देख लेते हैं। गोपाल कल बाजार से बहुत सी किताबें लाया। सिंपल सेंटेंस है, गोपाल कल बाजार से बहुत सी किताबें लाया। अब इसमें क्या हो रहा है, बात देखो, गोपाल कल बाजार से बहुत सी किताबें लाया जब आ गया तो ये मतलब पुराना वाला बीता हुआ कल है, तो एस्टरडे तो आएगा, एक बात तो क्लियर हो गई। सिंपल सेंटेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी आएगा। राम कल बाजार से बहुत सी किताबें लाया, तो राम, और लाने का इंग्लिश क्या होता है, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, BROUGHT, ब्रॉट। यहाँ पे है ना, कहाँ है, हाँ, गोपाल कल बाजार से बहुत सी किताबें लाया, गोपाल ब्रॉट मेनी बुक्स, क्या है, बहुत सी किताबें ना, गोपाल ब्रॉट मेनी बुक्स फ्रॉम द मार्केट एस्टरडे। गोपाल कल बाजार से बहुत सी किताबें लाया, मतलब गोपाल ब्रॉट मेनी बुक्स फ्रॉम मार्केट एस्टरडे। ठीक है, क्लियर होगा, गोपाल ब्रॉट मेनी बुक्स फ्रॉम द मार्केट एस्टरडे। आप एस्टरडे को यहाँ पे भी रख सकते हैं, गोपाल ब्रॉट मेनी बुक्स एस्टरडे फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पे भी एस्टरडे को रखा जा सकता था। ठीक है, अब मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाइए, गोपाल ब्रॉट मेनी बुक्स एस्टरडे फ्रॉम द मार्केट, दोनों सेंटेंस सही माना जाएगा। आप अगर ऐसा भी रहना चाहते हैं, आप एस्टरडे को सबसे पहले लिखना चाहते हैं तो भी वो सही रहता, मतलब यहाँ पे एस्टरडे को मतलब या तो सबसे पहले रख दीजिए या सबसे बाद में रखिए। अब हम यहाँ पे क्यों रख सकते हैं, क्योंकि अपना काम जो है पहला वो खत्म हो जा रहा है, गोपाल ब्रॉट मेनी बुक्स, तो एस्टरडे हम इसलिए रखें हैं क्योंकि अपना जो पहला काम है ना वो खत्म हो जा रहा है, तो हम इसे चाहे तो सबसे पहले रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको हटाते हैं और हम रखते हैं गोपाल ब्रॉट मेनी बुक्स
yesterday from the market, ये भी सही होगा। और इसके बाद अगर आप रखना चाहते हैं यहाँ पे yesterday के बाद आपको लगाना होगा कॉमा, yesterday गोपाल brought many books from the market, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जो है सही माना जाएगा, जैसे है वैसे रहने देते हैं। नेक्स्ट है 11th, सुनार ने मेरी अंगूठी नहीं बनाई। सुनार ने मेरी अंगूठी नहीं बनाई, सुनार का इंग्लिश होता है गोल्ड स्मिथ, GOLD गोल्ड मतलब सोना जो होता है, सोने से रिलेटेड चीज होता है तो गोल्ड, GOLD, और SMITH बनाने वाले को गोल्ड स्मिथ बोल देते हैं, सुनार। गोल्ड स्मिथ ने मेरी अंगूठी नहीं बनाई, सिंपल सेंटेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किसका करेंगे, बनाने का, बनाई। बनाने का इंग्लिश क्या होता है, मेक। तो द गोल्ड, देखिए हम यहाँ पे द गोल्ड स्मिथ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर लोहार के बारे में, मतलब किसी एक जो व्यक्ति है उसके बारे में बात करें, खास व्यक्ति के बारे में, सुनार के बारे में, तो द गोल्ड स्मिथ लिखा जा सकता है, और लिखेंगे भी, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जब हम किसी एक खास चीज के बारे में बात करें तो हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुनार ने मेरी अंगूठी नहीं बनाई, द गोल्ड स्मिथ, ठीक है, नहीं बनाई, नहीं का प्रयोग हुआ है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा यूज, यहाँ पे जो यूज होगा वो ये होगा कि हमने यहाँ पे डिड का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक माई रिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट, द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक माई रिंग्स होगा। ठीक है, द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक माई रिंग्स, यहाँ पे सुनार ने मेरी अंगूठी नहीं बनाई, द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक माई रिंग्स, या हाँ अंगूठी नहीं बनाने का, अंगूठी का मतलब रिंग्स ही होता है, द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक माई रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला, क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला, और मार डालने का इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है नहीं। ठीक है, क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला, मार डालने का इंग्लिश होता है किल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला, तो क्या की इंग्लिश आ जाएगी, सबसे पहले डिड, और हम किसके बारे में, किसी एक शेर और किसी एक खास हिरन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक, मतलब वो जो शेर था उसने उस हिरन को मार डाला या नहीं मार डाला, ऐसा हमने क्वेश्चन किया हो, तो हम यहाँ पे एक द का भी प्रयोग कर देंगे। तो डिड द लायन किल्ड द हिरन, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिड द लायन, सॉरी नॉट का भी प्रयोग हुआ है क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला, हाँ क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला, डिड द लायन नॉट किल द डियर। यहाँ पे अब देखो डिड का प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पे किल्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं, डिड द लायन नॉट किल द डियर, ऐसा नहीं, ऐसे लिख रहे हैं, डिड द लायन नॉट किल द डियर। यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, अजीब लग सकता है आपको, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करने वाले हैं, डिड द लायन नॉट किल द डियर। यहाँ पे आप टू को भी सोच सकते हो, किल टू डियर, डिड द लायन नॉट किल टू डियर, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, डिड द लायन नॉट किल द डियर। 13th के बारे में बात करते हैं, क्या तुमने मेरे भाई को गाली नहीं दी, क्या का इंग्लिश होगा डिड, जैसे ही क्या या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डिड। तुमने मेरे भाई को गाली नहीं दी, गाली देने का अब्यूज, डिड यू नॉट, नहीं डिड, और मैंने बताया ना कि क्या और नहीं के बीच में आया तुमने का इंग्लिश, तो डिड यू नॉट abuse my brother, यही इंग्लिश है यहाँ पे, did you not abuse my brother, did you not abuse my brother, क्या तुमने मेरे भाई को गाली नहीं दी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने चीते को कहाँ देखा, उन्होंने चीते को कहाँ देखा, ये प्लूरल है, प्लूरल का इंग्लिश होगा दे, कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा वेयर। अब जब वेयर आ गया तो जस्ट जो कहाँ क्यों ऐसे इंग्लिश होता है उसके बाद डिड आता है, तो वेयर डिड दे, अब यहाँ पे डिड का प्रयोग हुआ है, तो
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वेयर डिड दे सी द लिपर्ड, यहाँ पे होगा वेयर डिड दे सी लिपर्ड या फिर द लिपर्ड। वेयर डिड दे सी द लिपर्ड, उन्होंने उस लिपर्ड मतलब चीता, तो उस चीते को कहाँ देखा, वेयर डिड दे सी द लिपर्ड। ठीक है, लास्ट और अपना यहाँ पे आज का लास्ट सेंटेंस है अपना इस लेक्चर का। क्या पुलिस ने चोर को रंगे हाथों नहीं पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ने का इंग्लिश दिया हुआ है टू कैच रेड हैंडेड। टू कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ना। क्या पुलिस ने चोर को रंगे हाथों नहीं पकड़ा, क्या का इंग्लिश फिर से आएगा डिड, और यहाँ पे नहीं आया है तो डिड द पुलिस, डिड द पुलिस। ठीक है, डिड द पुलिस या फिर पुलिस नॉट, डिड आ गया है और डिड द पुलिस नॉट, नॉट भी आ गया। अब यहाँ पे कैच रेड हैंडेड है, तो यहाँ पे आप देखो डिड का प्रयोग हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ, बीच में आ जाएगा द थीफ मतलब चोर को, उस चोर को। क्या पुलिस ने चोर को रंगे हाथों नहीं पकड़ा। डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ मतलब उस चोर को नहीं पकड़ा। डिड दी पुलिस भी आप लिख सकते हो, द के बारे में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ रेड हैंड, ऐसे डिड द पुलिस नॉट, जब हम पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो द का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे सेंटेंस में तो हम जानने मतलब कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता कि हम पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं, तो उस केस में आपकी मर्जी होती है आप द लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो क्या पुलिस ने चोर को रंगे हाथों नहीं पकड़ा। डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ रेड हैंडेड। डिड द पुलिस नॉट कैच, कैच यहाँ पे आप जान रहे हो फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना है, तो कैच रेड हैंडेड के बीच में आएगा द थीफ, ताकि हम चोर के बारे में बात करें या फिर को बताना होगा। तो डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ रेड हैंडेड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM यानी डायरेक्ट मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।